नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब सरकार कोई नई पॉलिसी लाती है तो हम कैसे जानते हैं कि ये वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? ये सिर्फ हमारी जेब में ज़्यादा पैसे होने की बात नहीं है, है ना? ये हमारी खुशी, हमारी सेहत और हमें मिलने वाले मौक़ों के बारे में भी है। आज हम इकोनॉमिक्स की उस दुनिया में गोता लगाएंगे जो इन बड़े-बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। जरा सोचिए, सरकार प्लास्टिक की थैलियों पर टैक्स लगाती है या फिर इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी देती है। अब इससे कुछ लोगों को तो फायदा होगा और कुछ को नुकसान, लेकिन एक पूरे समाज के तौर पर हम कैसे तय करते हैं कि ये एक अच्छा कदम है या नहीं? ये कोई आसान सवाल तो है नहीं, और इसीलिए अर्थशास्त्रियों के पास इसका विश्लेषण करने के लिए एक खास टूलकिट होता है। और इन सवालों का जवाब पता है सिर्फ अंदाजा लगाने से नहीं आता। इकोनॉमिक्स के अंदर एक पूरी विचार प्रणाली है, एक खास फील्ड जो इन मुश्किल सवालों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। आइए इसे जानते हैं। तो पहला कदम बेहतर का आखिर मतलब क्या है? जब कोई इकोनॉमिस्ट समाज की भलाई के बारे में बात करता है तो वो असल में क्या माप रहा होता है? इस फील्ड को कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा सामाजिक पाई है। अब मकसद सिर्फ ये नहीं कि पाई का साइज कैसे बड़ा किया जाए, बल्कि ये भी पक्का करना है कि हर किसी को उसका एक ठीक-ठाक हिस्सा मिले, जिससे सबकी कुल खुशी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आखिर ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र करना क्या चाहता है? इसके 3 मेन मकसद हैं। पहला, एक अच्छी तरह से चलती मशीन की तरह एफिशिएंसी, मतलब हमारे किसी भी रिसोर्स की बर्बादी न हो। दूसरा, ये फेयरनेस के बारे में है, ये देखना कि इकोनॉमिक पाई का बंटवारा सही ढंग से हो। और आखिर में ये एक रेफरी की तरह काम करता है, बाजार की गड़बड़ियों को ठीक करता है, जैसे कि जब कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिस्ट ना 2 अलग-अलग हैट्स पहनते हैं, एक साइंटिस्ट वाली हैट और दूसरी एक सलाहकार वाली। चलिए देखते हैं कि ये 2 भूमिकाएं कैसे अलग हैं। ये 2 नज़रिए हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक जासूस की तरह है, उसे सिर्फ फैक्ट से मतलब है। वो कहता है, अगर हम मिनिमम वेज बढ़ाते हैं तो डेटा दिखाता है कि कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये एक ऐसा बयान है जिसे परखा जा सकता है। दूसरी तरफ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो एक दार्शनिक की तरह है। वो कहता है, हमें मिनिमम वेज बढ़ाने चाहिए क्योंकि हर किसी को एक ठीक-ठाक मजदूरी का हक है। ये एक वैल्यू पर आधारित फैसला है, एक राय कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको एक मैप देता है कि आर्थिक दुनिया दिखती कैसी है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताने की कोशिश करता है कि उस मैप पर कौन सी मंजिल चुननी चाहिए। एक आपको फैक्ट्स देता है, दूसरा आपको एक लक्ष्य देता है। तो एक इकोनॉमिकली परफेक्ट दुनिया को इकोनॉमिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं? जी हाँ, है, और इसे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं, जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट के नाम पर है। अब इसकी परिभाषा पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका आइडिया असल में बहुत सिंपल है। सोचिए, हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी आसान जीत या फ्री लंच अब बाकी नहीं बचा है। बस इसी पॉइंट पर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सिस्टम पैरेटो ऑप्टिमल है। ये रिसोर्सेज के इस्तेमाल का सबसे एफिशिएंट पॉइंट है। ये पिज्ज़ा वाला उदाहरण इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मान लीजिए हम एक पिज्ज़ा शेयर कर रहे हैं। अगर टेबल पर एक एक्स्ट्रा स्लाइस रखी है जिसे कोई नहीं खा रहा, और मैंने वो आपको दे दी, तो आपका तो फायदा हो गया और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे कहते हैं पैरेटो इंप्रूवमेंट, एक विन विन सिचुएशन। हम ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक सारे टुकड़े बट न जाएं। अब अगर आपको एक और स्लाइस चाहिए तो मुझे अपनी प्लेट से देनी पड़ेगी। बस जिस पल ऐसा हुआ, हम पैरेटो ऑप्टिमल स्टेट में पहुंच गए हैं। अब कोई और आसान जीत नहीं बची। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी सिर्फ एफिशिएंसी की बात करता है, फेयरनेस या बराबरी की नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान के पास 99% पिज्जा है और दूसरे के पास सिर्फ एक टुकड़ा। टेक्निकली ये सिचुएशन पैरेटो ऑप्टिमल है, क्योंकि अमीर इंसान को और अमीर बनाने के लिए उस गरीब से उसका वो एक टुकड़ा छीनना पड़ेगा। पर क्या हम इसे एक अच्छा या न्यायसंगत समाज कहेंगे? शायद नहीं, और यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी सुनने में तो अच्छी है, पर ये असल में मायने क्यों रखती है? ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये विचार उन पॉलिसीज को शक्ल देते हैं जो हर दिन हम सब पर असर डालती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हर बार जब सरकार प्रदूषण पर कार्बन टैक्स लगाने का या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को सब्सिडी देने का फैसला करती है, तो वो असल में एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स का हिसाब किताब ही कर रही होती है।
वो यही पूछ रहे होते हैं, क्या इस पॉलिसी से होने वाले कुल सामाजिक फायदे, जैसे कि साफ हवा, उसकी लागत, जैसे कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें, से ज़्यादा हैं? ये फ्रेमवर्क हमें ऐसे मुश्किल लेन देन को समझने में मदद करता है। तो आखिर में सारी बात इस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है, एफिशिएंसी और इक्वालिटी के बीच सही बैलेंस क्या है? एक ऐसी पॉलिसी सोचिए जो देश के इकोनॉमिक पाई को बड़ा तो बना देती है, लेकिन वो अमीरों को एक बहुत बड़ा हिस्सा देती है और बाकी सबको एक छोटा सा टुकड़ा। क्या ये तरक्की है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे समाज को मिलकर ढूंढना होता है, और यही असल में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का दिल है। सोचने वाली बात है ना?